हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कहाँ तक कि ह्यूमंस की इवोल्यूशन कैसे हुई थी और एट लास्ट मॉडर्न जो मैन है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर ली और उसकी चारों रेसेस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब आज इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पहले तो हम कंपेयर करेंगे ह्यूमंस और एप्स को, उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। फिर हम देखेंगे कि पूरे इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे ईजी किया गया है स्टडी करने के लिए, कि एक टाइम स्केल बनाया गया जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। क्लियर है? उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल की स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं एप्स और ह्यूमंस के बीच में, एप्स एंड ह्यूमंस के बीच में। तो देखो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगी और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। तो देखो एप्स और ह्यूमंस में पहला डिफरेंस तो यही है कि एप्स का जो पोस्चर होता है वो सेमी इरेक्ट होता है, झुके हुए कोडे कोडे से चलते हैं, सेमी इरेक्ट पोस्चर, जबकि ह्यूमंस का पोस्चर कंप्लीट इरेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर, कंप्लीट इरेक्ट पोस्चर। समझ गए? चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो एप्स जो हैं उनके अंदर जो हिंड लिम्ब होते हैं और फोर लिम्ब होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। हिंड लिम्ब यानी उनके पैर और उनके फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब। तो देखो एप्स के अंदर कंपैरेटिवली हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब, हाथ और पैरों की लंबाई में क्या डिफरेंस है, हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब। तो देखो ह्यूमंस के फोर लिम्ब हिंड लिम्ब से छोटे होते हैं, यानी हिंड लिम्ब बड़े होते हैं ह्यूमंस के, जबकि एप्स में फोर लिम्ब बड़े हैं। उनके कई बार देखा नहीं, गोरिल्ला ऐसे बैठा रहता है, वो हाथ नहीं देखे उसके, हाथ ज्यादा लंबे होते हैं, पैर छोटे छोटे से होते हैं। और अपन के माप के देख लो, हाथ तो छोटे हैं कंपेरेटिवली, पैर की लेंथ ज्यादा है, तो हिंड लिम्ब अपने लंबे हैं और एप्स में फोर लिम्ब लंबे होते हैं। समझ गए? सेकेंड डिफरेंस कि देखो एप्स के अंदर क्रेनियल कैपेसिटी, एप्स की क्रेनियल कैपेसिटी ह्यूमंस की कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, और ह्यूमंस की क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा होती है अगर हम एप्स और ह्यूमंस को कंपेयर करें तो। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जो एप्स हैं, जो एप्स हैं उनकी बॉडी पे थिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, थिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो? यानी घने बालों से ढका हुआ शरीर होता है, जबकि ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं होता, कम बाल होते हैं, लेस हेयर्स प्रेजेंट, लेस हेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर मैं करूं तो देखो एप्स के अंदर जो फेस होता है वो प्रोग्नेथस टाइप का होता है, प्रोग्नेथस, प्रोग्नेथस फेस, जबकि ह्यूमंस का जो फेस है, ह्यूमंस का जो फेस है वो ऑर्थोग्नेथस है, ऑर्थोग्नेथस, ऑर्थोग्नेथस फेस है। क्लियर है? अब देखो प्रोग्नेथस और ऑर्थोग्नेथस का मीनिंग क्या है, तो उसको हम नेक्स्ट पॉइंट के रूप में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्नेथस का मीनिंग है इनका जो जबड़ा होगा, इनका जो जा होगा वो यू जैसा होगा, यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड, यू शेप्ड जा होगा। समझ रहे हो? यू के आकार का जबड़ा होगा इनका, इनका मुंह ऐसे आगे की तरफ निकला हुआ होगा, जैसे ही यू का शेप बनता है जबड़े का। ठीक है, देखा होगा गोरिल्ला वगैरह को, फोटो तो देखी होगी, तो यू शेप्ड जा होता है उनका, इसलिए प्रोग्नेथस फेस है। जबकि अपना जा कैसा होता है, अपना जो जा है यानी ह्यूमंस का जो जा है, जबड़े हैं, वो कैसे होते हैं, हाफ मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड, हाफ मून शेप्ड जबड़े हैं अपने।
ठीक है, अर्धचंद्राकार जबड़े हैं, आधे चांद जैसे, ठीक है, वो बफी वो वाली बात है, ठीक है। हाफ मून शेप्ड जबड़े हैं और इनके अंदर यू शेप्ड जबड़े हैं, यू के आकार के, तो प्रोगनेथस एंड ऑर्थोगनेथस फेस। नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस करूं जो डिफरेंस क्रिएट करता है तो वो है कि एप्स में थंब जो है ना, थंब जो अंगूठा होता है वो पैरेलल होता है, पैरेलल थंब है, ठीक है, और अपना थंब अपोजेबल है, ठीक है। अपना ह्यूमंस का जो थंब होता है वो अपोजेबल है, यानी उल्टा चलता है, अगर तू इस साइड जाएगा तो मैं इस साइड जाऊंगा, ठीक है, समझ रहे? तो अपोजेबल यानी परपेंडिकुलर थंब है, समझ रहे हो? क्लियर है? इनका तो थंब होता है जैसे उंगलियां हैं इसी की तरह, समझ गए, और अपना थंब ऐसे होता है, क्लियर है? पैरेलल और अपोजेबल, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एप्स और ह्यूमंस के बीच की। तो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, और हम नेक्स्ट और कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एप्स और ह्यूमंस में ये बेसिक डिफरेंस है। पहली बात, एप्स का पोस्चर जो है वो सेमी इरेक्ट होता है, वो कोडे कोडे से झुक के रहते हैं, ठीक है, जबकि ह्यूमंस का लंबर कर्व आने के कारण पोस्चर कंप्लीटली इरेक्ट हो गया था। सेकंड, इनके फोर लिम्ब बड़े होते हैं हिंड लिम्ब की बजाय, और ह्यूमंस में हिंड लिम्ब यानी पैर बड़े होते हैं फोर लिम्ब्स की बजाय। नेक्स्ट, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम होती है, हम लोगों ने देखा था ना 100 से 500 तक की हो पाई थी, जबकि ह्यूमंस की क्रेनियल कैपेसिटी 1600 तक थी, यानी होमो सेपियंस की 1600 क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है, 1600 तक। थिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे, और बॉडी पे कम हेयर प्रेजेंट होते हैं। प्रोगनेथस फेस है, यानी जा यू शेप्ड है, और जा मुंह हाफ मून शेप्ड होने के कारण ऑर्थोगनेथस फेस हो गया। नेक्स्ट, इनका जो थंब है वो पैरेलली अरेंज होता है, और अपना जो थंब है वो अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलरली अरेंज होता है, अपोजेबल थंब होता है। क्लियर है? समझ गए? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट और सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज क्या क्या हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एप्स और ह्यूमंस कौन कौन सी तो सिमिलरिटी शो करते हैं, क्योंकि एप्स एंसेस्टर माने जाते हैं ह्यूमंस के, ठीक है, ह्यूमन के एंसेस्टर हैं एप्स। तो अपने एंसेस्टर से हम लोगों के अंदर कौन कौन से सिमिलरिटीज अभी भी हैं और कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज क्रिएट हुई हैं वो देखना है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, एप्स के अंदर ABO ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम चलता है, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग का, ABO ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट है, और वहीं ह्यूमंस के अंदर भी ABO ब्लड ग्रुपिंग ही प्रेजेंट है, ABO ब्लड ग्रुपिंग ही प्रेजेंट है। ABO ब्लड ग्रुपिंग प्रेजेंट है, क्लियर? समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, यानी देखो ABO ब्लड ग्रुपिंग से मतलब क्या है कि ब्लड ग्रुप है, इनके भी AB और O टाइप के होंगे, अपने भी AB और O टाइप के होंगे। तो ABO वाला जो सिस्टम होता है ब्लड ग्रुपिंग का वो दोनों में यूज होता है, ठीक है। इनके अंदर भी बाइनोक्यूलर विजन होता है, बाइनोक्यूलर विजन, ठीक है, दो आंखों से देखते हैं, समझ गए? और अपने अंदर भी बाइनोक्यूलर विजन होता है, बाइनोक्यूलर विजन, यानी मतलब क्या है, इस विजन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक टाइम पे हम लोग एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है, दोनों आंखों से, किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं, समझ रहे हो? जैसे मैं नीचे देखूंगा नीचे ही देखूंगा, ऊपर देखूंगा ऊपर ही, ठीक है, ये नहीं कि एक आंख इधर जा रही है, एक आंख गंगा पार जा रही है, एक जमुना पार जा रही है, समझ गए? जाएंगे तो दोनों एक ही साइड जाएंगी, ठीक है, क्लियर है ना? तो ये बाइनोक्यूलर विजन का पॉइंट है, समझ गए? हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन सेम होता है, ठीक है, सिर्फ एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है, ओनली वन अमीनो एसिड डिफर,
सिर्फ एक अमीनो एसिड डिफर करता है, अलग होता है, बाकी पूरा इनका हीमोग्लोबिन दोनों का सिमिलर है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जेनेटिक मटेरियल is almost 99% सिमिलर है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर। और तो और जो थर्ड एंड फोर्थ क्रोमोसोम है, थर्ड एंड फोर्थ क्रोमोसोम shows same bending pattern, दोनों के दोनों क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न भी बिल्कुल सेम होता है, एग्जैक्ट। ठीक है, दोनों के दोनों क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न भी एग्जैक्ट सेम होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखने लायक है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है लगभग सारा, 99% के करीब। थर्ड और फोर्थ क्रोमोसोम का तो बेंडिंग पैटर्न भी सेम है, और हीमोग्लोबिन लगभग सेम होता है, एक अमीनो एसिड का डिफरेंस है। क्लियर है। तो ये डिफरेंसेस हुए किस किस के बीच में, एप्स और ह्यूमंस के बीच में। डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दोनों ही देख ली। और अगर पॉइंट बनाना चाहो तो तुम लोग बना सकते हो कि एप्स और ह्यूमंस में दोनों में ही टेल नहीं होती, टेल एब्सेंट होती है, पूंछ नहीं होते दोनों के पास, टेल एब्सेंट है, दोनों ही बिना पूंछ वाले जीव है। क्लियर है, समझ गए। चलो, ये एप्स और ह्यूमंस के लास्ट कुछ पॉइंट्स थे, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज शो करने वाले। अब आगे चलते हैं, यहाँ ये डिफ्रेंसिएशन होता है ख़त्म। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। जो मैंने कहा था कि इस इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड को कुछ इवेंट्स में डिटरमाइन किया गया है, डिफाइन किया गया है। उन इवेंट्स को एक अरेंजमेंट दी गई है टाइम के अकॉर्डिंग, जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही हमें पढ़ना है। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल ही पढ़ना है। तो देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, ह्यूमन इवोल्यूशन में बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो एक मेजरमेंट का मेथड है, जितने भी इवोल्यूशनरी इवेंट हुए हैं उन्हें मेजर करने के लिए यूज होता है। देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की यूनिट्स हैं, जैसे एक साल, मानो एक साल जो टाइम पीरियड है वो एक जियोलॉजिकल स्केल पे डिटरमाइन करना है हमें। तो साल के जो महीने होते हैं, यानी साल से छोटा पार्ट है। तो देखो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट जैसे ईयर होता है, उसी तरह इसका सबसे बड़ा पार्ट होगा एरा। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एरा में डिफाइन किया जाएगा। फिर एरा को और फर्दर सिंपल क्लासिफिकेशन के लिए फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एपोक में। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है, एरा, पीरियड और एपोक। अब देखो, बात आती है कि एरा, पीरियड, एपोक किस तरह से फंक्शन करते हैं और कौन कौन से इवेंट हुए थे। तो हम लोग सबसे पहले एरा को लेकर के ही चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एरा को। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एरा डिस्कस करेंगे। एरा होते हैं टोटल 6 इन नंबर, 6 एरा है। 6 में से फर्स्ट एरा पे चलते हैं, कौन सा है। तो फर्स्ट एरा है अजोइक एरा। अजोइक एरा मतलब जहां कोई लाइफ नहीं थी। इस टाइम तो खुद अर्थ बन रही थी, यानी अर्थ का इवोल्यूशन चल रहा था। ठीक है, तो अर्थ
इवॉल्विंग, अर्थ इवॉल्व हो रही थी, ठीक, अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, और वो भी केमिकल मेथड से, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। इस एरा के दौरान इस अर्थ पे कोई लाइफ नहीं थी, किसी भी तरह की, विजिबल, इनविजिबल, सिंपलर, कॉम्प्लेक्स, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। क्लियर है? तो ये आर्कियोजोइक एरा है, सॉरी एजोइक एरा है। फिर हम चलते हैं सेकेंड एरा की तरफ, फिर हम चलते हैं सेकेंड एरा की तरफ। सेकेंड जो एरा है उसका नाम है आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक, आर्कियोजोइक एरा। आर्कियोजोइक जो एरा है उसको कैसे क्लासिफाई किया गया कि ये वो ऐसा एरा है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम लाइफ अपीयर हुई थी, लाइफ अपीयर हुई थी, ठीक है, बट वो लाइफ कैसी थी? इनविजिबल लाइफ थी, इनविजिबल लाइफ, ऐसी लाइफ जो नॉर्मली दिखे नहीं, मतलब लाइफ को सस्टेन करने वाले कंपोनेंट्स बन गए थे इस टाइम के दौरान, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने वाले कंपोनेंट्स बन गए थे। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल एरा है, 6 हैं, और 6 एरा को इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। फिर सेकंड के बाद हम थर्ड एरा पे चलते हैं, ये आर्कियोजोइक एरा था। अब हम चलते हैं थर्ड एरा की तरफ। 6 हैं टोटल, तो एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे, और एरा के अंदर ही पीरियड डिस्कस हो जाएंगे, और पीरियड में फिर एपोक डिस्कस कर लेंगे। तो देखो नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो एरा है, थर्ड टाइप का जो एरा है वो कहलाता है प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा ही है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इसको स्पेसिफाई किया गया है कि इसके अंदर फर्स्ट विजिबल लाइफ, जैसे बैक्टीरियाज वगैरह, विजिबल लाइफ अपीयर हुई थी, लाइफ अपीयर हुई थी, विजिबल लाइफ अपीयर हुई थी, समझ रहे हो? चलो, सेकंड विजिबल लाइफ अपीयर हुई थी, तो ये इस वजह से लार्जेस्ट एरा है, लार्जेस्ट एरा है, ठीक है, समझ बताया गया है कि ये एरा सबसे बड़ा है प्रोटेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन क्यों बोला, ये तुम लोगों को आगे वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा तब समझ आएगा। फर्स्ट विजिबल लाइफ अपीयर हुई थी प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, सॉरी जोइड नहीं, प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर, ठीक है, प्रोटेरोजोइक एरा में पहली बार लाइफ अपीयर हुई थी। अब हम चलें आगे और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ टाइप का एरा। पहले इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब चलते हैं फोर्थ एरा की तरफ कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में फोर्थ एरा कौन सा है। तो देखो फोर्थ जो एरा है उसका नाम है पैलेयोजोइक, पैलेयोजोइक एरा, ठीक है। पैलेयोजोइक एरा में क्या होता है? पैलेयोजोइक एरा वो एरा था जिसको हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए फर्दर पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, फर्दर पीरियड्स में डिवाइड करते हो। पीरियड बनते हैं 6, पीरियड बनते हैं इसके 6। अब 6 पीरियड्स को याद रखने की ट्रिक है, 6 पीरियड्स को याद रखने की एक ट्रिक है, और याद रखने ही पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो देखो 6 पीरियड कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कैम्ब्रियन, नाम समझ आया ना, इसीलिए मैंने इससे ऊपर वाले जो टेक्सा है यानी जो कि एरा है उसको प्री कैम्ब्रियन एरा बोला था, क्योंकि इसके बाद जो पीरियड आने वाला है वो कैम्ब्रियन पीरियड है,
अपने पैलेयोजोइक एरा का। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट कैम्ब्रियन है और ऑर्डोविशियन है। ऑर्डोविशियन और सिलूरियन है। सिलूरियन। नेक्स्ट है डेवोनियन। डेवोनियन और नेक्स्ट है फिर कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस। ठीक है? कार्बोनिफेरस के बाद नेक्स्ट और लास्ट है पर्मियन। पर्मियन पीरियड। ठीक है? तो ये इस एरा के पैलेयोजोइक एरा के पीरियड्स हैं। अब पीरियड्स को क्लासिफाई करते हैं। पीरियड्स को क्लासिफाई करते हैं तो देखो ऑर्डोविशियन एक ऐसा पीरियड है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके अंदर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटा अपीयर हुआ था। ठीक है? पहली बार कोऑर्डिनेट्स आए थे, अर्थ पे दिखे थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेटा अपीयर हुआ था ऑर्डोविशियन में। समझ रहे हो? चलो फिर बात कर लेते हैं डिवोनियन की। डिवोनियन जो पीरियड है उसको कहा जाता है, ये है एज ऑफ फिशिज। एज ऑफ फिशिज। फिशिज का युग था। ठीक है? सबसे ज्यादा यहाँ पाइसिस थी। समझ गए? और फिशिज के साथ साथ पहला जो एम्फीबिया है, फर्स्ट एम्फीबिया, फर्स्ट एम्फीबिया इवॉल्व हुए थे। ठीक है? पहले एम्फीबिया पेयर हो गए थे। समझ रहे हो? एज ऑफ फिशिज थी, फिशिज ही फिश थी पूरे अर्थ पे, और एम्फीबियंस का आना स्टार्टिंग हो गया था। एम्फीबियंस आने स्टार्ट हो गए थे, डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगह रह सकते हो, अर्थ और लैंड दोनों पे। कार्बोनिफेरस को कहा जाता है, ये है फिर एज ऑफ एम्फीबियंस। एज ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है? और इसी एज के दौरान फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर हुआ था। पहला रेप्टाइल आया था, सरीसृप आया था। उभयचर्स के बाद में डेवलपमेंट देखी जाती है रेप्टाइल्स की, और पहला रेप्टाइल अपीयर हुआ था एज ऑफ एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस के युग में। ठीक है? समझ रहे हो? तो ये पैलेयोजोइक एरा है। याद रखने की ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक है पीरियड्स को कोस डीसीपी। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है? ये पीरियड्स को याद रखने की ट्रिक है। किसके पीरियड? अपने पैलेयोजोइक एरा के पीरियड्स को याद रखने की। चलो आगे चलते हैं। वीडियो को यहीं पॉज करना और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? जल्दी नोट डाउन करो। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट एरा डिस्कस करते हैं। 6 एरा थे, 6 में से 4 हो चुके हैं, बचे हैं 2, वो 2 डिस्कस करने हैं। तो देखो नेक्स्ट जो एरा मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है 5th एरा। और 5th एरा में या 5th एरा कौन सा है? तो देखो 5th एरा है मीजोजोइक। एरा। मीजोजोइक एरा में क्या हुआ था? पहली बात तो मीजोजोइक एरा को कहा जाता है एरा ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एरा ये। क्लियर है? अब देखो इस एरा में कौन कौन से इवेंट परफॉर्म हुए थे। तो इस एरा को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग इसे पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? एरा को फर्दर अगर क्लासिफाई करेंगे तो उसके हम लोग करेंगे पीरियड्स। तो देखो मेसोजोइक एरा डिवाइड होता है, डिफरेंशिएट होता है 3 पीरियड्स में। ठीक है? 3 पीरियड्स में। कौन कौन से? पहला टेरेसिक, सेकंड जुरासिक,
सेकंड जुरासिक, और थर्ड है क्रिटेशियस। टेरेसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। अब देखो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो टेरेसिक पीरियड वो पीरियड था जहां सबसे मैच्योर्ड, सबसे डेवलप्ड रेप्टाइल जो कि डायनासोर्स हैं, वो ओरिजिनेट हो गए थे, उनका ओरिजिन हो गया था। ठीक है, उनका ओरिजिन हो गया था। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां अगर बात करते हैं स्पेशल, तो मैमल्स के केस में यहां आ गए थे प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस इवॉल्व हो गए थे, अपीयर हो गए थे यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जुरासिक की। तो जुरासिक में वो टाइम आया जहां डायनासोर्स की क्लाइमैक्स नज़दीक आ गई है। वो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गए हैं, उनका क्लाइमैक्स हो रहा है। ठीक है, और डायनासोर्स का क्लाइमैक्स हो रहा था, उसी टाइम यहाँ प्रेजेंट थे मेटाथीरियंस। ठीक है, और देखो क्लाइमैक्स वाले फेज में, जुरासिक फेज में मेटाथीरियंस प्रेजेंट थे और डायनासोर्स क्लाइमैक्स की तरफ चले गए थे। अब बात आती है क्रिस्टेशियस में डायनासोर्स जो कि डायनासोर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब एक्सटिंक्ट होने के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि क्रिस्टेशियस पीरियड के डायनासोर्स जब एक्सटिंक्ट हो रहे थे उस टाइम यहाँ इवॉल्व हो चुके थे यूथेरियंस डेवलप हो चुके थे, यानी हम लोग आ चुके थे। इसीलिए हम लोग कभी डायनासोर को नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे आने से पहले ही डायनासोर सल्ट गए। समझ गए? टेरेसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस। ये क्या है कि इसके जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है, सॉरी अगर मैं बात करूं टेरेसिक पीरियड में जो डायनासोर है वो ओरिजिनेट हुए, मतलब डायनासोर एक तरह से रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स की ही एज है, रेप्टाइल का ही एरा है। तो डायनासोर से ओरिजिनेट हुए प्रोटोथीरियंस भी आ गए थे, मैमल्स की क्लास, जो सब क्लास है मैमल्स की। फिर जुरासिक में डायनासोर्स क्लाइमैक्स की तरफ गए, यहाँ मेटाथीरियंस आ गए। क्रिस्टेशियस में जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए तो यूथेरियंस ने जगह ले ली। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। ये तो बात हुई किसकी? अपने 6 में से 5th एरा मेसोजोइक एरा की। अब मेसोजोइक एरा की बात कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ पॉइंट्स हैं, देखो क्या है। देखो वो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो मैं बात कर लेता हूं। पहला पॉइंट ये है कि बर्ड्स, जो जुरासिक पीरियड चल रहा था ना, जुरासिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड इवॉल्व हो गई थी, पहली बर्ड आ गई थी, पक्षी आ गए थे। और ये फर्स्ट बर्ड थी आर्क्योटेरिक्स थी। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ कुछ प्लांट्स भी अपीयर होने लग गए थे, प्लांट्स कौन कौन से? तो प्लांट है जैसे गिंको हो गया, ठीक है, गिंको बाइलोबा बोलते हो जिसे, गिंकेल्स हो गया, इस तरह के, और हॉर्सटेल हो गया, हॉर्सटेल। अब हॉर्सटेल का मतलब यह साइंटिफिक नेम होता है इक्विसेटियम। क्लियर है? समझ गए? ये प्लांट्स अपीयर हो गए थे मेसोजोइक एरा में। समझ रहे हो? जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो। क्लियर है? ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लो। तो हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के 5 एरा जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। 6ठा एरा होता है सिनोजोइक, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय। पढ़ते रहो।